नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बात करें चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगाकर लिखा गया है, मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट। इस पोस्टर को विद कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया। शिवराज सिंह चौहान को प्यार से लोग मामा कहते हैं। पोस्टर सामने आने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने एक्स पर आरोप लगाया कि कांग्रेस उनके पिता के श्राद्ध की बात कर रही है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो अगर मर भी जाएंगे तो राख के ढेर से फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी जनता की सेवा के लिए पैदा हो जाएंगे। इधर कांग्रेस ने ऐसे किसी भी पोस्टर को जारी करने से इनकार किया है। कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान। मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। इस पोस्टर विवाद को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको हर चीज़ के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार नैतिकता नहीं है। कांग्रेस ने कोई इस तरह का न किसी आईडी में डाला, न कांग्रेस का ये आइडिया है कि किसी का श्राद्ध उसकी बात करे। इनकी लड़ाई चल रही है इनके हाईकमांड से, क्योंकि उन्होंने 5 बड़े बड़े नेता यहाँ डाल दिए मध्य प्रदेश में। इनका फेस किया नहीं कि मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा। सिंपैथी लेने की कोशिश करें, क्या नहीं कोई एक कौन सा फिनिक्स करके कुछ होता है जो मिट्टी में मिलता है और फिर पैदा हो जाता है। तो ये फिनिक्स नहीं, ये फिनिश बीजेपी के आला कमान को फिनिश करना चाहता है, वो लड़ाई है। तो इनकी लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के मंडला में रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी 18 साल से सत्ता में है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वे केवल लूट में व्यस्त हैं। जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को के अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते। आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए कोटपुतली सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता मुकेश गोयल फूट फूट कर रोने लगे। मुकेश गोयल ने 2018 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव से 13,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इस हार के बाद मुकेश गोयल 5 साल जनता के बीच सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनकी जगह हंसराज पटेल गुर्जर को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। कल अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठक के दौरान मुकेश गोयल जब भावुक हुए तो समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। जिसने भारतीय जनता पार्टी के झंडों को जलाया, कमल के फूल को जलाया, हमारे नेताओं की फोटोओं को जलाया और पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय आया है। तो इसलिए हम सब लोग इस निर्णय के विरोध में है कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी 2 बार जमानत नहीं बची और 2 बार से लगातार पार्टी का विरोधी रहा है। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, कोटपुतली के निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। यहाँ के किसी भी एक कार्यकर्ता को टिकट दे जो पार्टी के लिए जीता मरता हो, चाहे भले मुकेश गोयल नहीं हो, लेकिन मुकेश गोयल पार्टी के निर्णय के साथ रहेगा। लेकिन इस निर्णय को बदलना पड़ेगा। उधर सवाई माधोपुर सीट से किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी में भी गुटबाजी दिखने लगी है।
बीजेपी कार्य समिति के सदस्य आशा मीणा ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आशा मीणा ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों का मन टटोला। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर मीडिया को बताया कि वो 5 साल से लगातार सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए संघर्ष भी किया है। आशा मीणा को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, लेकिन 41 उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब वो निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। 2018 में वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गई थी। वहीं झुंझुनू में भी टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र बाबू ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज झुंझुनू में राजेंद्र बाबू और उनके समर्थकों ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मंच पर स्थानीय बीजेपी और आरएसएस के कई नेता उनके साथ दिखे। राजेंद्र बाबू ने कहा कि साजिश के तहत उनका टिकट कटवाया गया है। बाबू पिछली बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार निशित चौधरी बबलू को टिकट दिया गया है। उसके बाद लोगों ने इस तरह की बातें करी। साहब, मेरे द्वारा जो 5 साल में जो कार्य किए गए और जन भावना का जो मेरे प्रति जुड़ाव हुआ, उससे कुछ चंद लोग या 1-2 व्यक्ति कुंठित थे और बहुत भविष्य में उनकी महत्वाकांक्षा को शायद सफलता नहीं मिलने के बीच में मुझे बाधा मानते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक मेरी टिकट काटी गई है। बाकी विधानसभा बारे मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद से ही नेताओं का असंतोष सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर तक दिखाई दे रहा है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से विजय बैसला को टिकट देने का विरोध हो रहा है। इसे लेकर कल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं आज राजेंद्र राठौड़ टोंक बीजेपी दफ्तर में जब बीजेपी बैठक के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने विजय बैसला गो बैक के नारे भी लगाए। देवली उनियारा क्षेत्र को बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे बाहर ही विजय बैसला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि बीजेपी में टिकट चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं और टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्योंकि बहुत बड़ा भी है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के आकांक्षियों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सब विषय समाप्त हो जाएंगे। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, ये बात देखने में तो आती है जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो नाराज होते हैं, लेकिन जो बीजेपी की पहली सूची आई 41 उम्मीदवारों की, अधिकांश सीटें वो थी जहां पर बीजेपी पिछली बार विधानसभा का चुनाव हारी। यानी हारी हुई सीटों पर सी कैटेगरी, डी कैटेगरी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित किए और यहाँ पर ताकतवर उम्मीदवार बीजेपी ने अपनी ओर से उतारने की कोशिश की। 7 सांसदों को भी उतारा गया, लेकिन जो विरोध हो रहा है इसे किस तरह से देखा जा रहा है पार्टी में? क्या ये केवल ये मामला है कि ज़्यादा आकांक्षी हैं इसलिए टिकट नहीं मिलने का विरोध कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जो 7 सांसदों को उतारा है, उनमें से करीब 5 या 6 का भी विरोध हो रहा है। तो सांसदों का विरोध भी अपने आप में एक बड़ी बात है और ये सही है कि टिकट सीकर्स ज़्यादा है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे स्टेक्स हाई हैं और सबको उम्मीद है कि पार्टी एक तरह से एक विनिंग विकेट पे है। इसलिए जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा वो बात सही है, लेकिन अगर इस तरह से विरोध बढ़ता गया तो ये बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर एक कोई चेहरा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक चेहरा होता है तो वो चेहरा जाके लोगों को उनका मनमुटाव जो हो रहा है उसको मिटा सकता है और आश्वासन दे सकता है कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम आपको इस तरह से अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई उस कहने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। तो अगर आश्वासन भी देते हैं या पार्टी की तरफ से आश्वासन देते हैं तो वो लोगों में कितना एक तरह से ठोस माना जाएगा, एक सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस तरह से विरोध देख रहे हैं कि जगह जगह रो रहे हैं, देवजी पटेल की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है, जयपुर में भी जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ भी लोग सड़कों पे उतरे हैं, बीजेपी ऑफिस पे आए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में शांत हो जाए, लेकिन अगर 1-2 दिन में शांत नहीं होता है और दूसरी लिस्ट जो हमने सुना है कि 15 तारीख के बाद आ सकती है, दूसरी लिस्ट से अगर ये मामला और तूल पकड़ेगा
तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये बड़ी चैलेंज हो जाएगी। लेकिन हर्षा, दिक्कत ये होगी बीजेपी को कि अभी तो जो हारी हुई सीटें थी वहां पर ही केवल टिकट घोषित किए गए और इस तरह का विरोध हो रहा है। जब बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों में से अगर किसी का टिकट काटने का फैसला करती है तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए भवानी सिंह राजावत है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर टिकट नहीं दोगे तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छी खासी पकड़ है उनकी लाडपुरा में, कोटा में। आशा मीना अगर किरोड़ी के सामने ये कह सकती है तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और हमने सूत्रों से सुना है कि वो फिलहाल उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों से सुना है कि वो बिल्कुल मूड में है कि किरोड़ी के सामने वो खड़ी हो जाए। जब आशा मीना अगर एक इतनी मजबूत उम्मीदवार नहीं मानी जाती है, अगर वो सवाई माधोपुर में किरोड़ी के सामने खड़ी हो जाएगी तो जरूर ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। और अगर कांग्रेस इसका फायदा उठाती है और उन लोगों को सपोर्ट करती है तो फिर बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है। जी, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक दिन का उत्तराखंड दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। जोली कोंग इलाके में बने इस व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। बाद में पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इस डर से सीमावर्ती इलाकों का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए, लेकिन आज का भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक जो सुंदरता है उसके लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग। ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।